एवरीवन, वेलकम टू ज़ेन ऑरा। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सब लोग अच्छा अच्छा खा रहे होंगे और अच्छे से नींद भी ले रहे होंगे। सो नाउ आज हम चैप्टर 5 की बात करेंगे अपनी सीरीज में। इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे हमने पुराने सीरीज में देखे, राइट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद इन एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज रेफर्स टू। नाउ देखो, रिपीटेड एसोसिएशन, ओके, ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में नहीं होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में नहीं होगा, मॉडलिंग में तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ बात हो रही है ऑब्जर्वेशन की या देखने की? नहीं। कंडीशनिंग, अवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव का मतलब क्या होता है? क्या होता है एवर्सिव का मतलब? ये होता है कि जहाँ पे आप किसी भी किसी भी जो बिहेवियर है, जो हमने ऐसे लर्न कर लिया है, जो हमको नहीं चाहिए, जैसे मैंने अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स लिखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस बिहेवियर को एवर्सिव कंडीशनिंग कहते हैं। जब हम उससे किसी चीज से एसोसिएट करते हैं ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि समझ लो अल्कोहल है, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, अब आपको चाहिए कि वो कम कर दे, तो आप क्या करोगे? अल्कोहल के साथ उसे कुछ ऐसा मटीरियल दे दोगे या ऐसा कुछ इंजेक्शन दे दोगे जिससे उसको नोजिया फील होगा, है ना? तो वो क्या हो जाएगी? हमारी एवर्सिव कंडीशनिंग हो जाएगी। Now Nishant feels very strongly that everyone should love him and he should be selected present to represent the school in all competitions. When this does not happen, he feels miserable and is unable to concentrate. Which form of therapy would be the most suitable for his overcome this problem? तो देखो, दो तीन वर्ड देख लेती हूँ। feels very strongly that should love, everyone should love. Now देखो, should love him and should be selected for to represent the school in all competition. shoulds आ गए हैं, ठीक है, तो should हमारा कीवर्ड है इसके अंदर। now देखो, साइकोडायनेमिक थेरेपी किसकी है? फ्रॉइड की। फ्रॉइड ने कहीं पे भी शुड की बात नहीं की है। फ्रॉइड क्या कहता है? अनकॉन्शियस कॉन्शियस, तो ये मेरा हट गया सबसे पहले। बायोमेडिकल थेरेपी क्या कहती है? मेडिकल और बायो का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी मेडिकल और बायो का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हट गई मेरी। बिहेवियर थेरेपी है, कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कंडीशनिंग कुछ हुआ है, गलत लर्न कर लिया है, ये सारी चीजें कहाँ हुई है? कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ हमने कहा कि बोल रहा है कि एवरीवन शुड लव हिम, ये वो, तो ये क्या है? ये कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या है? कॉग्निटिव बन चुका है उसका, है ना, शुड, उसका क्या बन चुका है? थॉट पैटर्न बन चुका है ये चीज, इसीलिए, है ना। तो शुड, ये सब, और शुड आपको आरईबीटी में भी देखने मिलेगा, ओके। Ritika is undergoing a therapy where he is being taught to recognize bodily process and the emotions that are being blocked out for his awareness. Okay. Which therapy is being applied here? Ritika is undergoing therapy where he is being taught to recognize bodily process and emotion that are being blocked out of his awareness. Client centered therapy नहीं, logotherapy no, cognitive behavior therapy no, gestalt therapy, है ना? क्योंकि गेस्टाल्ट में आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट में रहने की बातें करते हो आप, सारी चीजें, है ना। तो आउट ऑफ हिज अवेयरनेस, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया इसके इसके उसकी अवेयरनेस से बाहर है। गेस्टाल्ट क्या कहता है? प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट की बात करो, राइट। मुकेश मीट्स मिस्टर कमलेश एवरी वीक, okay, consider that Mr. Kamlesh is helping Mukesh to overcome his maladaptive behavior for a certain period. The relation between Mukesh and Mr. Kamlesh will be called, ठीक है, तो मिस्टर मिस्टर कमलेश है, जो मुकेश है, जो मिस्टर कमलेश से हर दिन एवरी वीक मिल रहा है, एवरी वीक, कंसिडरिंग दैट मिस्टर कमलेश इज हेल्पिंग मुकेश टू ओवरकम मालअडेप्टिव बिहेवियर, ओके। सो मेंटर स्टूडेंट अलायंस तो नहीं है। अब मालअडेप्टिव बिहेवियर स्टूडेंट का तो कोई मेंटर ठीक नहीं करेगा, नहीं। पर्सनल अलायंस भी नहीं है, पर्सनल अलायंस होता तो मालअडेप्टिव बिहेवियर और एवरी वीक नहीं होता, है ना, तो ये भी नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल अलायंस क्या होता है? कहीं पे यहाँ पे ये नहीं बोला है। फॉर देखो, आप इसमें कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? अब इन्होंने लिखा है मिस्टर मुकेश मीट्स मिस्टर कमलेश एवरी वीक, कंसीडरिंग दैट मिस्टर कमलेश इज हेल्पिंग मुकेश टू ओवरकम हिज मालअडेप्टिव बिहेवियर फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो आपको लगेगा सर्टेन पीरियड के लिए मिल रहा है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन मुकेश एंड मिस्टर कमलेश विल बी कॉल्ड, आपने कहीं पे भी कॉन्ट्रेक्चुअल अलायंस सुना है? नहीं सुना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल अलायंस क्या होता है? थेरेपेटिक अलायंस हमने सुना है। थेरेपेटिक अलायंस के अंदर ही हम कहते हैं कि भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है ना। लेकिन इसका मेन क्या है? मेन है इसका थेरेपेटिक अलायंस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट बिहेवियर थेरेपी? बिहेवियर थेरेपी के बारे में क्या चीजें करेक्ट है, ठीक है ना। देखो, बिहेवियर थेरेपी कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस, हाँ बिल्कुल सही बात है। कॉग्निटिव बिहेवियर प्ले थेरेपी इज कॉमनली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ कंडीशंस इन चिल्ड्रन, हाँ ये भी ठीक है। मालअडेप्टिव बिहेवियर जब बच्चों का हो जाता है, स्पेसिफिकली छोटे एज में, जब हम उनको ठीक करना चाहते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
Cognitive behavioral therapy integrates aspects of multiple approaches such as cognitive restructuring, positive reinforcement, habituation, counter conditioning and modeling. हाँ, देखो कॉग्निटिव सिर्फ कॉग्निटिव की बात नहीं करी है, इन्होंने बिहेवियर थेरेपी भी ऐड कर दिया है, ठीक है? बिहेवियर थेरेपी जो है, जब लर्निंग के अंदर जाएगा, तो वो ये सारी चीज़ें ज़रूर करेगा, है ना? एवर्जन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट डिसऑर्डर्स लाइक सब्सटेंस अब्यूज एंड अल्कोहल डिसऑर्डर। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एवर्जन में हम क्या करते हैं, इस चीज़ को करते हैं। तो ये सारे पार्ट हमारे कौन सी थेरेपी के हैं? बिहेवियर थेरेपी के ही हैं, तो ऑल आर करेक्ट। Now, Helen approached a therapist. The therapist points out to Helen an aspect of her psyche that must be faced by her. The mechanism of interpretation by which change is affected is the case called. अब क्या बोल रहे हैं? Helen है approached a therapist. ठीक है. The therapist point out Helen an aspect of her psyche that must be faced by her. Faced by her. ठीक है. Now free associate में क्या होता है कि आपके मन में जो आया आप बोलो. तो ऐसा तो उसने कहीं नहीं कहा, उसने कहा कि उसे वो फेस करना चाहिए कोई चीज। ट्रांसफरेंस में भी ऐसा नहीं होता। ट्रांसफरेंस में क्या होता है? ट्रांसफरेंस में तो आप जिस पर्सन के लिए आपके अंदर गिल्ट है या कोई भी ट्रॉमा है, कुछ भी है, आप वो थेरेपिस्ट को समझ के करते हो। तो नहीं है, कहीं पे ये बात नहीं कही है। कैथारसिस की बात नहीं है। कैथारसिस क्या है कि आपके इमोशंस जब ब्लॉक इमोशंस जो होते हैं, आप क्या करते हो? उनको बोलते हो, वेंटिंग आउट करते हो उनको। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इसने कहा है शी हर साइक दैट मस्ट बी फेस्ड बाय हर। कोई सच है। तो कन्फ्रंटेशन में आप कहते हो ना किसी को, आप कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आप किसी को ये बताना चाहते हो, देख तूने ये बोला था, इसका मतलब ये था, है ना? तो ये कन्फ्रंटेशन होता है। Now, the special relationship between Rahul and therapist has developed. The therapist conveys through his words and behavior that he is not judging Rahul and continues to show the same positive feelings towards him even if Rahul is rude. This is known as एम्पैथी। नहीं, एम्पैथी की कहीं बात नहीं करी है इन्होंने, है ना? एम्पैथी का क्या मतलब है? जहाँ पे आप दूसरों के पेन को एग्जैक्टली फील कर सको। तो ये तो कहीं बात नहीं करी है। ट्रांसफर्स मैंने आपको ऊपर बताया, कहीं नहीं है। ट्रांसफरेंस जो है वो साइकोडायनेमिक थेरेपी का पार्ट है ना? तो यहाँ तो रिलेशनशिप की बात हो रही है। इंटरप्रिटेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होगा? इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है कि वो रूड होगा तो भी वो उसके लिए क्या रखेंगी? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखेंगी। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन स्टेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस एट द सेम टाइम विल लीड टू द स्ट्रॉन्गर फोर्स इनहिबिटिंग द वीकर वन। ओके, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ reciprocal inhibition procedure wherein the client learns to behave in a certain way by observing the behavior of a therapist. देखो, अब हम वाई पे जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन इज अ प्रोसीजर वेयर एंड द क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अ थेरेपिस्ट। ओके, बिकॉज the principle of reciprocal inhibition states that the presence of two mutually opposing forces at the same time will lead to the stronger forces inhibiting the weaker one। कहाँ बात हो रही है? देखो ये क्या बात कर रहा है कि इसमें क्या होता है कि क्लाइंट लर्न करता है कैसे बिहेव करना है थेरेपिस्ट को देख के। तो आपको नहीं लग रहा कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग की बात हो रही है? यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों में कुछ कनेक्शन है? नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है जिन्होंने लिखा है यहाँ पे। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं हमको इसमें से। नाउ देखो, ये 3 है, अष्टांग योगा, विपासना, सुदर्शन क्रिया योगा, ठीक है? नाउ अष्टांग योगा जो है, अब आपको भी पता है अष्टांग योगा जो है वो पतंजलि का है, ठीक है? ठीक है? और रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स टू इंड्यूस हाइपर स्काई में हम क्या करते हैं? सुदर्शन क्रिया में हम रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, है ना? तो स्काई पे ये करते हैं। तो विपासना क्या बचा? विपासना के लिए क्या ऑप्शन बचा? माइंडफुल बेस्ड मेडिटेशन, हाँ, तो यही यहाँ पे है। ओके, सो क्या बोला मैंने? 1 का 3, 2 का 1, 3 का, एक मिनट, स्काई का 2 का 1, 3 का 2, देखते हैं यही है क्या? यस, यही है। चलो, पिछली बार आपको पेपर में आया था एक क्वेश्चन ऐसे ही, ये वाला आया था, हेरिडिटी इसके बेस पे ऐसे मिलाने के लिए आया था आपको क्वेश्चन। नाउ अभी देखते हैं ट्रांसफरेंस, कन्फंट्रेशन, ये दोनों मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपके लिए आसान हो गया होगा। मेरे आंसर करने से पहले आपको इसमें बता देना है, हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो आपको लगेगा मैम ऑप्शन दिखता है तो हम अटेंशन चला जाता है, ये वो। चलो ट्राई करते हैं इसको, ठीक है? और वर्किंग थ्रू। नाउ क्लाइंट हैज टू फेस एन एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर साइक। लो, सिंपल हो गया। नो जजमेंट एंड परमिसिव एटीट्यूड ऑफ अ थेरेपिस्ट दैट अलाउज द क्लाइंट टू कंटिन्यू विद हिज प्रोसेस ऑफ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन। ओके, रिपीटेड प्रोसेस ऑफ यूजिंग कन्फ्रंट्रेशन, क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। बताओ किससे मिलाओगे आप? चलो मुझे इसका सब आंसर लिख के बताएंगे किससे क्या करेंगे, ठीक है? मेरा तो इससे ही बन गया, 2 का 1, ठीक है? क्लाइंट हैज टू फेस एन एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर साइक। देखो,
और मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। ना मुझे मैं एक के लिए श्योर थी, 2 का 1 था मेरा, ठीक है। अब देखो उसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। अब इसमें 2 का 1 किसके लिए है? एक तो इसके लिए है और दूसरा इसके लिए, यानी कि डी मेरा हट गया, ठीक है, और बी मेरा हट गया। लेकिन हमेशा याद रखो, एक ऑप्शन जिसके लिए आप 100% श्योर हो, आप उससे करके एक उस पे आ गए। नाउ अब हमेशा ना दूसरे पे जाओ, ठीक है। अब हम दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्या है? अब मुझे देखो, कन्फ्रंटेशन से मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचा है नॉन जजमेंट एंड परमिसिव एटीट्यूड ऑफ थेरेपिस्ट दैट अलाउ द क्लाइंट टू कंटिन्यू विद हिज प्रोसेस ऑफ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो ये मेरा ये कर रहा है, मतलब मेरे को लगता है 1 का 2 है, ठीक है। ये मेरा इस पे है, तो इससे मेरा ये हो गया। अब यहाँ पे 1 का 3 है, तो ये मेरा ऑप्शन कट गया। ये मैंने आपको एलिमिनेशन बताया। देखो एमसीक्यू में आपको जो एलिमिनेशन टेक्निक है ना बच्चों, बहुत हेल्प करेगी। जिसमें जिसके लिए आप एक के लिए 100% श्योर हो ना, आप क्या करो, उसको सबसे पहले देख लो, तो बाकी तो सारे हट जाएंगे आपके। जो 2 मेन होंगे या एक, अगर एक से बात बन गई तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप सेकंड पे आओगे और ऐसे ही आपकी थर्ड पे आ जाएंगे। लेट्स से कि मुझे वर्किंग थ्रू का नहीं याद आ रहा था कॉन्सेप्ट, ऐसा बहुत बार होता है कि नहीं याद आता है, लेकिन मेरा फर्स्ट कन्फ्रंटेशन मुझे अच्छे से याद था तो मैंने कर दिया। ट्रांसफरेंस से मुझे याद था, अभी मैं 2 बार आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने इससे भी कर दिया। बस हो गया मेरा इजी। नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो नाउ व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिकल स्टैंडर्ड, यस, ये देखेंगे। व्हाट इज बिहेवियर थेरेपी यूज्ड टू ट्रीट फोबिया? ट्रीटमेंट आपको पता होने चाहिए। विकेशियस लर्निंग, यस, ठीक है। ये देख के जाओ क्या है। A client approaches a therapist to overcome his or her phobia for heights. Describe the behavioral technique that the therapist might choose to help him or her to overcome his phobia of heights. इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान देख लो, कैसे क्या करोगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, ऐसा आपको दे देंगे कोई, है ना। एक्सप्लेन लोगोथेरेपी एंड गेस्टल थेरेपी, इसको देख लो। श्याम बिलीव दैट ही शुड बी लव्ड बाय, ऐसे ही कुछ कुछ हमने एमसीक्यू में भी देखा था। शुड कहाँ कहाँ पे आ रहा है? इरेशनल बिलीफ है, तो इरेशनल बिलीफ कहाँ पे होता है? रैशनल बिहेवियर थेरेपी में होते हैं ना, कि वो इरेशनल बिलीफ्स की बात करते हैं। तो इसमें आरईबीटी को अगर बिहेवियर भी ऐड हो गया, अगर इमोशंस की ज्यादा बात कर दी तो आरईबीटी हो जाएगा, नहीं तो आरबीटी, है ना। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन मेंटली, ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन है, ये आया था, इन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल, आरईटी, वैसे ये आरईटी होता, फिर बिहेवियर आ जाएगा तो आरईबीटी हो जाएगा। ओके बच्चा। Shahid showed a reduction in the symptoms after the received treatment of schizophrenia. He was sent to the rehabilitation center to improve the quality of life. What steps should be taken in the rehabilitation center to help him become a productive member of the community? Explain. Very beautiful question. ऐसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में देखने मिलेंगे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। अभी देखो स्किजोफीनिया है, उसको स्किजोफीनिया के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो सब आपको बताना है। कम्युनिटी में रिप्रोडक्टिव करने के लिए आप, सॉरी, कम्युनिटी में प्रोडक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है इन्होंने, रिहैबिलिटेशन मेंटली इल को इन्होंने ऐसे पूछ लिया है आपसे, तो आप क्या करोगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोगे उसको, है ना, उसको पेपर बैग बनाना बताओगे, कैंडल्स बनाना बताओगे, ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर बन सके, कंट्रीब्यूटिंग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। अंकित रियली डू हिज होमवर्क रेगुलरली. Her mother promised him to prepare a favorite dish whenever he does homework at the appointed time. Identify the reinforcement given by mother. How does it benefit the person? Yes, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि क्या होगा बताओ। चलो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताना, जो लोग देख रहे हैं इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। चलो ठीक है, कमेंट्स में बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। 13th वाले क्वेश्चन का सबके लिए होमवर्क है ये, कि 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं बताऊंगी। Rajesh is an alcoholic patient with depression. How the alternative therapies can be help him for overcome the difficulty? Yes, तो राजेश अल्कोहलिक है, तो इसको स्काई बड़ा हेल्पफुल होगा। और कौन कौन सी थेरेपीज होगी ये देखो और बताओ, ठीक है। स्काई क्या है, आपको सुदर्शन क्रिया योगा पता है ना, मेडिटेशन का। ना केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए हमारे। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एज यूजुअल। आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड टू ट्रीटमेंट पेशेंट इन हिज केस। ओके, केस में ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया ये देखेंगे। व्हाट विल हैपन इफ अटेंशन इज फिल्ड बाय क्लाइंट ड्यूरिंग द थेरेपी सेशन? ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट इन द केस दैट इन दिस केस कम अंडर। ओके, टेक्निक का देखना है इसकी कौन सी टेक्निक है। देखो आपको ना मैं एक चीज बताती हूँ, फिर देखते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फ्रॉम ट्रीटिंग। ओके, ठीक है, तो ये 4 मेरे क्वेश्चन है, इस पे हम सेकंड क्वेश्चन पे बात में आएंगे। नाउ मैं देखती हूँ, द क्लाइंट इज इंटरव्यू टू एलिसिट अ fear provoking situations, and together with the client the therapist relaxes the client and asks the client think about the least anxiety provoking situation. Over sessions the client is able to imagine more severe fear provoking situations while maintaining the relaxation. The client gets systematic desensitization to the fear. ठीक है, नाउ देखते हैं आइडेंटिफाई द टेक्निक। तो ये तो हमने खुद ही बता लिया कि गेट सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन टू द fear। ना मॉडलिंग, नहीं मॉडलिंग की कहीं बात नहीं करी, यही वर्ड इन्होंने दिया है। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, ये भी कहीं नहीं है। रैशनल इमोटिव थेरेपी, ये कहीं नहीं है।
right? So systematic desensitization. What will happen if tension is felt by the client during the therapy session? The client has nothing to do. नहीं, क्यों नहीं है भाई? है, उसको टेंशन हो गई है तो क्यों नहीं है? The client is asked to prepare a hierarchy of anxiety provoking stimuli. ये हमारी टेक्निक है ना. आप पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर उसको टेंशन हो गई, तो हम ये थोड़ी उसे बनाने बोल दूंगी भाई, पहले मैं उसकी टेंशन कम करूंगी. The client is asked to think about least anxiety provoking situation stimuli. भाई अभी काम नहीं करेगा, अभी नहीं काम करेगा ये. The client is asked to stop thinking of the fearful situation. ये करेक्ट ऑप्शन है कि भाई जिस सिचुएशन से उसको डर लग रहा है उसके बारे में अभी ये सोचना बंद कर दे. ये तो आप दूसरी सिचुएशंस पे लगा सकते हो ना. अभी प्रेजेंट में उसे जिससे उसको, क्योंकि उन्होंने लिखा है व्हाट विल हैपन इफ टेंशन इज फेल्ड बाय द क्लाइंट ड्यूरिंग थेरेपी सेशन. ये कीवर्ड है आपके लिए. अब थेरेपी में थोड़ी आपको पता चल रहा है कि इससे डर लग रहा है इसलिए मैं इस पे हायरार्की बना दूं, ये बना दूं, नहीं. द टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट इन दिस केस कम अंडर कॉग्निटिव थेरेपी में नहीं आते हैं भाई, ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल में भी नहीं आते हैं, साइकोडायनामिक का तो एक भी नहीं है यहाँ पे. साइकोडायनामिक आपके सिलेबस में है नहीं वैसे अभी. ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी नहीं, इसका कुछ भी नहीं है. कॉग्निटिव थेरेपी डिस्टोर्शंस वगैरह की कहीं बात नहीं करी, फॉल्टी लर्निंग की कहीं बात नहीं कही है. बिहेवियर थेरेपी की बात करी है ना. बिहेवियर थेरेपी में ये सब करते हैं हम. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर, अब आपको पता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए तो आप नहीं करोगे, बाइपोलर के लिए भी नहीं करोगे, सब्सटेंस अब्यूज के लिए भी नहीं होगा. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या है कि जिस चीज से हमें डर लगता है हम एक एक स्टेप करके उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे उस चीज से प्रोसेस कराते हैं. ठीक है, तो फोबियाज में हम ये चीज करते हैं. केस 2, फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट एना इज एग्जिबिटिंग. ठीक है, एना का केस पढ़ना है. डिस्कस इट्स ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट है इसलिए चैप्टर 5 दे दिया, अदरवाइज चैप्टर 4 का क्वेश्चन होता ही है. ठीक है. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ थॉट एग्जिबिटेड बाय एना दैट डिस्कस देम. ओके, विल डिस्कस इट. दो ही क्वेश्चन है इसके. चलो. And as a 20-year-old girl pursuing the second year graduation course in University of Delhi, she is a very good student. However, she lacks the motivation for learning. There are a lot of problems with the concentration and attention retention during the classes. She is burdened with the difficult family situations, namely by living with her sister, mother in the household. She has rare contact with her father. Since her parents divorced a few years ago, he moved away from Delhi. She felt like she has been neglected by the parent as a child. Consequently, she developed a feeling that I am not wanted. During the course of college life, a critical incident occurs in her life. She was publicly ridiculed by her teacher in the college. The critical incident triggers her belief again that I am not wanted. This further led to the thought development of negative automatic thought. ये मेरे लिए एक important word हो गया. अगर इसमें थेरेपी पूछा, किसी का नाम पूछा, तो नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स कहाँ पे होते हैं? सीबीटी में होते हैं. कॉग्निटिव में, बिहेवियर थेरेपी में ये यूज होता है. कॉग्निटिव में यही तो होता है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट होता है. कॉग्निटिव हमारे थॉट प्रोसेसिंग से तो डील करती है. तो एना इज एग्जिबिट, तो क्या क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट एना इज एग्जिबिटिंग एंड डिस्कस. तो एना इज एग्जिबिटिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन. रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स करेंगे हम उसके लिए. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, उसकी एंजाइटी को कम करने की कोशिश करेंगे, हम उसको मेडिटेशन कराएंगे, उसके मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, उसकी जो टेंशन्स हैं उनको हम बताएंगे उसको कि क्या किस चीज पे उसे फोकस करना है, कौन सी चीज पे उसको फोकस नहीं करना है, ये चीज हम उसको बताएंगे. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ थॉट एग्जिबिटेड बाय एना, डिस्कस देम. दैट एग्जिबिटेड डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर द पैटर्न ऑफ इरेशनल थॉट्स. इरेशनल है, ऑटोमेटिक नेगेटिव उन्होंने बताया ना. तो ये क्या करते हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो हैं वो हैं. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस थिंग, योर सीबीटी. So when we say that we are talking about cognitive distortions, it is simply means we are talking about CBT, right? Now, third case. First, we'll read the question. The first question is identify the method. Identify the method used by the healer to cure Maya's illness. How does the theory from ancient times explain Maya's treatment? Okay. Second, which approach do you think would be best explained to Rita's treatment? Okay. How do you think DSM-5 and ICD-10 help mental health professionals in indicating the presence of or absence of disorder? Okay, so now we'll move to case. So mental health professionals have attempted to understand psychological disorders using different approaches through the ages. Today, we have sophisticated facilities and hospitals dedicated to the treatment of mentally ill. While studying the history of psychological disorder, it is interesting to note that some practices from ancient times are still in use. Okay, take the case of Lakshmi and her daughter Maya. So Maya exhibit abnormal behavior, and Lakshmi believes that this is the behavior. This is because the evil spirits that have possessed her. She has been taking her daughter to a self-proclaimed healer. मतलब कौन हो गया? बाबा. ये जो बाबा लोग जाते हैं ना, जिनके पास जाती हैं आंटियां, बाबा.
who uses counter magic and prayer to cure her. Stigma and lack of awareness prevent Lakshmi from using modern facilities and hospitals that provide quality mental health care. On the other hand, when young Rita reported seeing people and hearing voices, mental health professionals at a modern facility were able to understand the hallucination using convergence of three approaches. Psychologists uses official manuals like DSM and ICD to indicate the presence of of compassion for people who are suffering from disorders. Lots of emphasis is placed on providing community care. Okay, so ये DSM पे है और history of abnormal behavior पे कुछ कुछ है ना. Now identify the method used by healer to cure Maya. वो बाबा जी ने क्या किया, क्या exorcism है, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें वो देखते हैं किसको भूत प्रेत हो गया है, रिसाइड्स है, ब्लैक मैजिक, काउंटर प्रेयर्स, ये सारी चीजें ना. ये पहले ये हिस्ट्री तो यही तो है हमारी हिस्ट्री एबनॉर्मल बिहेवियर की. Now, which approach do you think would best explain Rita's treatment? How do you think DSM-5 एंड ICD-10 हेल्प दी? तो देखो इंटरेक्शनल अप्रोच बात किया है. देखो मैंने आपको जब हम 4th चैप्टर कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था ना स्ट्रेस डायथेसिस मॉडल है, तो उसमें बायो साइको सोशल सारे फैक्टर्स पे हम देखते हैं. तो वो इंटरेक्शन अप्रोच हो गया ना, इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तीनों फैक्टर्स में इंटरेक्शंस करके देखेंगे, तो उसी से देखते हैं. फिर DSM-5 और उसमें क्या दिए हैं आपको, इसमें ये डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं, अदर एसोसिएटिव फीचर्स दिए हैं, किसके रिगार्डिंग, हर एक डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग. तो वैसे हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे. नाउ थैंक यू सो मच. और आज का आपका थॉट है ये, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, योर एफर्ट, एवरी एफर्ट यू मेक टुडे शेप्स योर परफॉर्मेंस टुमारो. यस, आप जितने भी एफर्ट्स ले रहे हैं वो आपका टुमारो की परफॉर्मेंस को बहुत इनहेंस करेगा. आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील होगा, आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे. तो आप थोड़ा टाइम अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है आप उसको फिनिश करके मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि उसका आंसर आप कैसे बताएंगे. राइट, थैंक यू सो मच. और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए. ओके, एंड शेयर कीजिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 11th में हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, वो कुछ टाइम बाद 12th में चले जाएंगे. सो थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड एंड कीप मूविंग. ओके, थैंक यू सो मच.